हेलो स्टूडेंट्स, पायनियर टेस्ट सीरीज पावर्ड बाय उड़ान नर्सिंग एकेडमी में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आपने कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने की हिम्मत भी रखो। आपका जुनून, आपकी लगन, आपकी मेहनत ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। हर दिन एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का, हर रात एक चुनौती है जिसे जीतकर ही सोना है। तुम कोई आम छात्र नहीं हो, तुम भविष्य के विजेता हो। यकीन मानिए, आपके भीतर वो ताकत है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस एक बात दिमाग में ठान लेना है कि सपनों की कीमत मेहनत से चुकानी होती है, और उस मेहनत में पीटीएस उड़ान आपका पूरा साथ देने वाला है। पायनियर टेस्ट सीरीज की कुछ स्पेशलिटी मैं आपको बताती हूँ कि इसमें इंक्लूड है डेली डोज टेस्ट सीरीज, वीकली टेस्ट सीरीज, इमेज बेस्ड एमसीक्यूज, ई नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक मिलेंगे आपको, वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल है। तो अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए आज ही डाउनलोड करें पीटीएस उड़ान ऐप। तो चले आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक, दैट इज RH इनकॉम्पैटिबिलिटी। RH इनकॉम्पैटिबिलिटी की हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी इन RH नेगेटिव मदर विद RH पॉजिटिव फीटस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ केस ऑफ, कि एक प्रेगनेंसी है जिसमें मदर RH नेगेटिव है और बच्चा RH पॉजिटिव है, तो वो किसका केस है? तो क्या वो RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का केस है, क्या वो आइसो इम्यूनाइजेशन है, क्या वो एलो इम्यूनाइजेशन में है, या फिर इनमें से सभी ऑप्शन है? हम बात ही कर रहे हैं RH इनकॉम्पैटिबिलिटी की। तो वर्ड इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ही ये होता है कि कोई भी दो चीज आपस में मिलकर नहीं रह सकती है, क्योंकि उनका नेचर क्या है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का मतलब ये है कि मदर का ब्लड ग्रुप फीटस के ब्लड ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रहा है। मदर जो है RH नेगेटिव है और उसने कैरी किया हुआ है RH पॉजिटिव फीटस को, तो डेफिनेटली ये क्या है, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी का केस है। ठीक है, बात करें एलो इम्यूनाइजेशन और आइसो इम्यूनाइजेशन की, तो मैं आपको बता दूं कि एलो इम्यूनाइजेशन को ही आइसो इम्यूनाइजेशन कहते हैं। अब ये होता क्या है देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ इम्यून एंटीबॉडीज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ इम्यून बॉडीज इन अ पर्सन ऑफ सेम स्पीशीज, इन अ पर्सन ऑफ सेम स्पीशीज, यानी कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन इन अ पर्सन in response to foreign red cell antigen from foreign red cell antigen from another species, from another person of same species। क्या बोल रहे हैं, एलो इम्यूनाइजेशन और आइसो इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ इम्यून एंटीबॉडीज इन अ पर्सन इन रिस्पॉन्स टू फॉरेन रेड सेल एंटीजन फ्रॉम अनदर पर्सन ऑफ सेम स्पीशीज। कहने का मतलब है कि एक एंटीजन जो है, फॉरेन एंटीजन जो है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है, और वो भी किसका, सेम स्पीशीज का। यहाँ पे मतलब हम बात करें ह्यूमन टू ह्यूमन, एक ह्यूमन से एंटीजन एंटर कर रहा है दूसरे ह्यूमन में, तो उसके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेट होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करने लगेगा और आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करने लगेगा, और इसे ही क्या बोलते हैं, एलो इम्यूनाइजेशन और आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। यहाँ हम बात करें कि यहाँ पे जो फॉरेन एंटीजन है वो किसका है, बच्चे का है। बच्चे का एंटीजन
पूरी तरह से फॉरेन है, अननोन है कंप्लीटली। किसके लिए? मदर के लिए, क्योंकि मदर का ब्लड ग्रुप है RH नेगेटिव, बच्चे का है RH पॉजिटिव। इसीलिए मदर की बॉडी क्या करने लगेगी? बच्चे के एंटीजन, RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप करने लगेगी और डिस्ट्रक्ट करने लगेगी, और इसे ही क्या बोलते हैं? आइसो इम्यूनाइजेशन और एलो इम्यूनाइजेशन। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या जाता है? ऑल ऑफ दीज। ये जो केस है वो उस RH इनकॉम्पेबिलिटी का भी है, उसे RH इनकॉम्पेबिलिटी भी बोलते हैं, आइसो इम्यूनाइजेशन और एलो इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH एंटीजन कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड ऑन विच क्रोमोसोम? RH एंटीजन कॉम्प्लेक्स कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है? क्रोमोसोम नंबर 9 पे, 6 पे, 1 पे या फिर 21 पे? तो सुनेंगे, RH एंटीजन जो है, RH एंटीजन जो D एंटीजन है, एक्चुअली वो एक तरह का प्रोटीन ही होता है। तो ये RH एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है, these are the protein which are present over the surface of the RBCs। RBCs के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये जो RH एंटीजन है, वैसे तो कई तरह के होते हैं, 5 मेजर टाइप के RH एंटीजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कैपिटल C, स्मॉल c, कैपिटल D, कैपिटल E और स्मॉल e। इनमें से सबसे पोटेंट इम्यूनोजेनिक जो है वो होता है D। तो हम बात कर रहे हैं RHD की, कि RHD जो है एक प्रोटीन है विच आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ RBC, और इसके प्रेजेंस और एब्सेंस ही किसी पर्सन के ब्लड ग्रुप को भी बताती है। मतलब कि RBC के सरफेस पे अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। अगर RH एंटीजन एब्सेंट है RBC के सरफेस पे तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो RH एंटीजन है, RHD जो एंटीजन है, ये एनकोडेड किया जाता है RH जीन के द्वारा। मैं क्या बोल रही हूं कि RH जीन के द्वारा ये एनकोडेड किया जाता है, यानी कि RH जीन जो है वो RH एंटीजन को बनाती है। ठीक है, अगर किसी पर्सन में RH जीन है तो इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर किसी पर्सन में RH एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। सही बात है। ठीक है, तो ये पूछा है, एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें आप कि RH एंटीजन एनकोडेड बाय RH जीन। अब ये जो RH जीन है ये लोकेटेड होता है, कहां पे सिचुएटेड होता है? इन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, तो ये जो जीन है RHD वो लोकेटेड होता है क्रोमोसोम नंबर 1 की शॉर्ट आर्म में, और स्पेसिफिकली इसमें भी लोकेशन पूछे तो क्रोमोसोम नंबर 1 की शॉर्ट आर्म में भी अगर स्पेसिफाई करके लोकेशन पूछते हैं तो हम बोल सकते हैं वो लोकेटेड है 1p36.11 पे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि RH एंटीजन कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड है? तो डेफिनेटली वो कहां पर लोकेटेड है? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। अब देखो इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन आपको होने वाला है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 9 को लेकर भी आपको कंफ्यूजन होने वाला है। क्यों कंफ्यूजन होने वाला है? कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है उसके जो जीन होते हैं वो एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9, इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। तो एक बात आप अच्छे से याद रख लें, ध्यान रखें, नोट कर लें कि ABO ब्लड ग्रुपिंग का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे सिचुएटेड होता है, लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 9 पे। और RH जो
एंटीजन है, RH-D जो एंटीजन है वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 1 पे। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज एजुकेटिंग अ कपल अबाउट RH इनकॉम्पेटिबिलिटी। एक नर्स जो है वो कपल को एजुकेट कर रही है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में। द मदर इज RH नेगेटिव, और उस कपल में मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है। द कपल आस्क्स अबाउट द रिस्क ऑफ देयर बेबी। कपल पूछते हैं कि उनके बच्चे में RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी रिस्क है। विच रिस्पॉन्स बाय द नर्स इज करेक्ट। तो इनमें से दिए गए रिस्पॉन्स में से कौन सा सही जो आंसर होगा, नर्स जो बताएगी इस केस में। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक कपल जो है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं नर्स से, जिसमें मदर जो है RH नेगेटिव है, फादर जो है RH पॉजिटिव है। तो देखो हम इससे ये अगर हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी किन पर्सन के ब्लड मतलब मेटिंग से होती है। सुनेंगे ध्यान से ये बात। हम बात कर रहे हैं RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की, तो बात ध्यान से सुने कि RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि मदर शुड ऑलवेज बी RH नेगेटिव, ठीक है। मदर हमेशा RH नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अब फादर क्या होना चाहिए, RH पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फादर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मदर हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, फादर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब फादर का जीनोटाइप भी डिपेंड करेगा कि होने वाले बच्चे RH पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। कैसे, RH पॉजिटिव है, आप इसके जीनोटाइप हो सकते हैं, इट कैन बी होमोजाइगस एंड इट कैन बी हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो फादर क्या हो सकता है, होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। अब हम इनकी मैटिंग करके देखते हैं कि होमोजाइगस फादर जब RH नेगेटिव मदर से मैट करेगा तो क्या फीटस में जीनोटाइप होंगे, और RH पॉजिटिव हेट्रोजाइगस RH नेगेटिव मदर से मेट करता है तो क्या जीनोटाइप हो सकते हैं। ये बात तो आपको ठान लेनी होगी कि मदर शुड ऑलवेज बी नेगेटिव। अब हम बात कर रहे हैं कि फादर अगर होमोजाइगस पॉजिटिव हुआ तो, अब देखो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम। अब आपको पता है क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम हो गए। अब इन दोनों क्रोमोसोम पे या हम बोले दोनों एलील्स पे अगर RH-D एंटीजन प्रेजेंट है तो वो होगा होमोजाइगस, ठीक है। तो यहां पर होमोजाइगस है तो इसको हम इस तरह से लिख दें, कुछ कैपिटल D और कैपिटल D लिख दें, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं कि अगर RH नेगेटिव मदर की मैटिंग फादर से हुई और वो फादर है हेट्रोजाइगस, है, हेट्रोजाइगस पॉजिटिव है, तो हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, टू डिफरेंट, यानी कि दोनों एलील्स में से एक में तो RH एंटीजन प्रेजेंट है और एक में एब्सेंट है, यानी कि क्रोमोसोम पेयर में पाए जाते हैं। 2 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में RH एंटीजन प्रेजेंट है और एक क्रोमोसोम में RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो इसका जीनोटाइप मैं कुछ इस तरह से लिख दूं, कैपिटल D और स्मॉल d, सही बात है। चले, मदर जो है RH नेगेटिव है, कहने का मतलब है दोनों एलील्स में जो है RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख दें, स्मॉल d, ठीक है। तो देखेंगे जब होमोजाइगस फादर की RH नेगेटिव मदर से मेटिंग होगी तो क्या जीनोटाइप बनेंगे, देखेंगे कैपिटल D स्मॉल d, कैपिटल D स्मॉल d, ठीक है।
तो बच्चे के जीनोटाइप बने वो कैपिटल डी और स्मॉल डी बने। और मैं आपको बता दूं कि कैपिटल डी जो है यहाँ पे डोमिनेंट है, इसलिए जो बच्चे होंगे, फीटस जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और 100% बच्चे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे अगर होमोजाइगस फादर की मैटिंग हो रही हो RH नेगेटिव मदर से। ठीक है, अब हम बात करें कि हेट्रोजाइगस फादर की मैटिंग हो रही हो RH नेगेटिव मदर से, तो इनका जो जीनोटाइप बनेगा, बच्चे का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल डी स्मॉल डी होगा और स्मॉल डी होगा। ठीक है, अब आपको पता है D इज द डोमिनेंट हियर। ठीक है, तो इसका मतलब 50% बच्चे जो होंगे वो होंगे पॉजिटिव और 50% बच्चे जो होंगे वो RH नेगेटिव होंगे। समझ आई बात? हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं RH इनकॉम्पेबिलिटी को लेकर, और बहुत जरूरी है RH इनकॉम्पेबिलिटी होने के लिए कि मदर शुड ऑलवेज बी RH नेगेटिव। अब बात करें RH पॉजिटिव फादर हुआ, फादर पॉजिटिव हुआ, अब फादर का जीनोटाइप भी डिपेंड करता है कि फादर होमोजाइगस है या फादर हेट्रोजाइगस है। अगर फादर होमोजाइगस है तो 100% बच्चे RH पॉजिटिव होंगे, यानी कि RH इनकॉम्पेबिलिटी होगी ही होगी। और अगर फादर हेट्रोजाइगस है तो 50% पॉसिबिलिटी है RH इनकॉम्पेबिलिटी होने की, यानी कि 50% बच्चे RH पॉजिटिव होंगे और 50% बच्चे RH नेगेटिव होंगे। ठीक है, चले, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर फादर RH नेगेटिव हुआ और मदर भी RH नेगेटिव हुई, और अगर मदर भी RH नेगेटिव हुई, डेफिनेटली उनके बच्चे जो होंगे वो क्या होंगे, RH नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब RH नेगेटिव फादर है, RH नेगेटिव मदर है, बच्चे 100% RH नेगेटिव होंगे, तो क्या प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि बच्चे के पास ऐसा कोई एंटीजन नहीं है जो मदर की बॉडी में जाए और मदर उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज डेवलप करने लगे, यानी कि ये बिल्कुल कॉम्पेटेबिलिटी वाला केस है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आपके दिमाग में एक और केस आएगा, आप बोलेंगे कि अगर फादर RH पॉजिटिव है और मदर जो है RH नेगेटिव है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि अगर फादर RH नेगेटिव हुआ, अगर फादर RH नेगेटिव हुआ और मदर RH पॉजिटिव हुई, तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये दूसरा केस हमने बात किया, ये हम तीसरा केस की बात करें। अगर फादर नेगेटिव है और मदर पॉजिटिव है, तो इनके जो बच्चे होंगे वो फीटस जो होंगे वो 50% पॉजिटिव होंगे और 50% क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इजंट इट? समझ आया? तो क्या ये RH इनकॉम्पेबिलिटी वाला केस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो, अगर बच्चे पॉजिटिव है तो मदर भी तो पॉजिटिव है, तो क्या फर्क पड़ा? अगर बच्चे नेगेटिव है तो कोई एंटीजन है ही नहीं जो क्रॉस करके मदर की बॉडी में जाए। यानी कि हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि RH इनकॉम्पेबिलिटी तब ही होती है जब मदर क्या हो, RH नेगेटिव हो, और फादर क्या हो, RH पॉजिटिव हो, और फिर भी उसके जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। ये सब हमने डिस्कस किया। चलो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, हमने बात की थी कि RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव फादर है, कितनी रिस्क है बच्चे में RH इनकॉम्पेबिलिटी होने की? तो नर्स क्या जवाब देगी, देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, योर बेबी विल डेफिनेटली हैव RH इनकॉम्पेबिलिटी। नर्स का जवाब है इसमें कि आपके बच्चे 100% क्या है, RH इनकॉम्पेबिलिटी वाले होंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, 100% पॉसिबल ही नहीं है। हालांकि बोला है फादर RH पॉजिटिव है, लेकिन फादर का जीनोटाइप भी तो डिपेंड करता है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। अगर होमोजाइगस हुआ तभी तो क्या केस होएगा, 100% RH पॉजिटिव वाला होगा, लेकिन हेट्रोजाइगस होगा तो केवल 50% पॉसिबिलिटी है।
तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आते हैं। देयर इज 100% चांस योर बेबी विल बी RH नेगेटिव। इसमें बोला है कि 100% बेबी RH नेगेटिव होंगे, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। 100% नेगेटिव कैसे होंगे? 50% पॉसिबिलिटी है नेगेटिव होने की, वो भी तब जब फादर क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा, उसमें 50% पॉसिबिलिटी है नेगेटिव होने की। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। सुनेंगे तीसरा ऑप्शन जो बोल रहा है, देयर इज पॉसिबिलिटी योर बेबी विल बी RH पॉजिटिव। इसमें बोला है कि पॉसिबिलिटी है आपका बच्चा क्या हो, RH पॉजिटिव वाला हो, विच कुड लीड टू RH इनकॉम्पेबिलिटी, जिसमें RH इनकॉम्पेबिलिटी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो क्या ये सही ऑप्शन है? डेफिनेटली ये सही ऑप्शन है। क्यों? इसमें ये बोला है कि रिस्क है RH इनकॉम्पेबिलिटी होने की, पॉजिटिव होने की। ऑफ कोर्स है, हम बात कर रहे हैं RH पॉजिटिव फादर है, और RH पॉजिटिव फादर है तो उसके जीनोटाइप पे भी डिपेंड करता है। अगर फादर होमोजाइगस है तो 100% बच्चे RH पॉजिटिव होंगे, और अगर फादर हेटेरोजाइगस भी है ना तो भी 50% पॉसिबिलिटी है क्या होने की, RH इनकॉम्पेबिलिटी होने की। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ के देख लेते हैं हम। इफ देयर इज योर फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर ये पहली प्रेगनेंसी है, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट RH इनकॉम्पेबिलिटी। तो RH इनकॉम्पेबिलिटी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये सही बात है? क्या ये एग्जैक्टली सही बात है क्या? बिल्कुल नहीं। सुनेंगे ध्यान से। हाँ, ये बात सही है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ रहती है, नॉर्मल हो जाती है। प्रॉब्लम जो आती है वो सेकंड प्रेगनेंसी में, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में आती है। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी क्या हो सकता है, RH इनकॉम्पेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मदर को पहले हिस्ट्री रही हो मिसमैच ब्लड की, हालांकि ये बहुत रेयर केस है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, बहुत कम केस में, पर अगर रही हो तो फर्स्ट प्रेगनेंसी अफेक्ट हो सकती है। ठीक है, चलें। इसके अलावा एक बात और हम बोल सकते हैं कि अगर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर हम कर रहे हैं, अबॉर्शन हुआ है, तो भी अफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी रहती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो हमारा आंसर इसमें क्या जाता है, सी। ठीक है, चलें आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर RH सेंसिटाइजेशन यूजुअली डज नॉट अकर ड्यूरिंग ए फर्स्ट RH इनकॉम्पेटिबल प्रेगनेंसी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि पहली प्रेगनेंसी में RH इनकॉम्पेबिलिटी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? वो क्या कारण है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है सेफ होती है? तो हम इस ऑप्शंस को पढ़ें उससे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं क्यों नहीं होती है। देखो, जब भी कभी फीटो मैटरनल ब्लीडिंग हो, ठीक है, भले ही उसका कारण कुछ भी रहा हो, अबॉर्शन हो या कोई इन्वेसिव प्रोसीजर हो, कुछ भी रहा हो, हम बात करें अगर फीटो मैटरनल ब्लीडिंग हुई हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि फीटल RBC एंटर इनटू मैटरनल सर्कुलेशन। कहने का मतलब है अगर फीटो मैटरनल ब्लीडिंग हुई है, माँ बच्चे का ब्लड कहीं ना कभी किसी कारणवश मिक्स हुआ है, तो इसका मतलब है फीटस की RBC मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर गई है। ठीक है, अब जब मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर गई है तो एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स IgM antibodies start forming। तो मैं क्या बोल रही हूं, एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स जो है, ठीक है, एज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होगा, IgM एंटीबॉडीज
डेवलप होगी। सुनेंगे यहाँ पे ध्यान से। हम बात करें फर्स्ट प्रेगनेंसी अफेक्ट क्यों नहीं हुई है, एंटीबॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स जो हुआ है, तो कौन सी एंटीबॉडी बनी है, IgM एंटीबॉडी बनी है, ठीक है। और IgM जो एंटीबॉडीज है वो तुरंत रिस्पॉन्स नहीं करती है, इमीडिएटली रिस्पॉन्स नहीं करती है, ठीक है। इसको जो है लगभग 6 महीने का समय लगता है मैटरनल ब्लड के अंदर एक डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज बनाने में RH एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि RH एंटीजन जो है मदर के सर्कुलेशन में एंटर कर गया है, मदर का सर्कुलेशन में एंटर कर गया, मदर जो है उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया है। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि वुमेन क्या हो गई है, वुमेन गेट सेंसिटाइज्ड, वुमेन क्या हो गई है, सेंसिटाइज्ड हो गई है, ठीक है। अब वुमेन सेंसिटाइज हो गई है यानी कि एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बात बना दूं कि ये जो IgM एंटीबॉडी है ये कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, कि ये जो है इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती है, क्योंकि IgM एंटीबॉडी की जो मॉलिक्यूलर साइज है वो लार्ज होती है, इसीलिए वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती। इसीलिए जो है फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो क्या होती है, सेफ होती है, नॉर्मल हो जाती है, स्पेयर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो क्या बोल रही हूं मैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात कर रही हूं, क्यों इफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि जो IgM एंटीबॉडीज है उसकी मॉलिक्यूलर साइज बड़ी है और वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके नहीं जा पाती है। तो ये हमने बोला इस तरह से फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है बच जाती है। लेकिन व्हाट अबाउट द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा, जब वुमेन व्हेन वुमेन गेट सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट एंड कैरिंग सेम RH पॉजिटिव फीटस, तो क्या बोल रहे कि दूसरी बार जब मदर प्रेग्नेंट होती है और सेम RH पॉजिटिव फीटस को कैरी कर रही है, तो सुनेंगे मदर ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हो चुकी है, मदर की बॉडी ने ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया है, वो जल्दी से उस एंटीजन को आइडेंटिफाई कर लेगी, एक्टिवेट हो जाएगा इसका क्या, सेकेंडरी इम्यून जो है वो माउंट अप हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और बनाने लगेगा IgG एंटीबॉडीज, IgG एंटीबॉडीज, ठीक है। ये जो IgG एंटीबॉडीज है इसकी मॉलिक्यूलर साइज जो है वो छोटी होती है। अब इसकी मॉलिक्यूलर साइज छोटी होती है तो इसका मतलब है कि IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, ये आसानी से जो है प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर लेगा और आने वाली जितनी भी प्रेगनेंसी होगी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी विल अफेक्टेड, कि आने वाली जितनी भी प्रेगनेंसी होगी वो क्या होगी, अफेक्टेड होगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो सेकेंडरी जो रिस्पॉन्स लेकर आई है मदर की बॉडी, इम्यून रिस्पॉन्स लेकर आई है, एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट करी है, वो कौन सा है, IgG, जिसकी मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटी होती है और वो प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस करके
बच्चे तक पहुंच सकती है, इसीलिए बच्चा अफेक्ट होता है और आने वाली जितनी भी प्रेगनेंसी होगी उसमें भी बच्चा अफेक्ट होंगे। ठीक है, अब आप थोड़ा शायद कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सी IgM क्रॉस करेगी, कौन सी नहीं करेगी, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ याद करने की। एक बात ध्यान रख लें कि मैं बात कर रही हूँ IgM की, ठीक है, IgM की बात कर रही हूँ कि कैसे याद रखना है आपको। M4 आप याद रखें मैसिव, M4 मैसिव, और एक M4 बोलेंगे मदर। तो क्या बोल रहे कि आपको याद कैसे रखना है कि IgM मतलब M4 मैसिव, और मैसिव का मतलब है बिग, लार्ज, ज्यादा क्वांटिटी में, यानी कि मैसिव मतलब कि IgM की साइज जो है बड़ी होती है, इसीलिए ये मदर के साइड में होती है। ठीक है, मदर साइड होती है मतलब मदर की तरफ होती है, मदर की तरफ होती है का मतलब कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके नहीं जा पाती है। याद रहेगा आपको, IgM M4 मैसिव, M4 मदर साइड। चलो दूसरे हम बात करें IgG की। ठीक है, IgG को कैसे याद करोगे? G for go, go across placenta, grow across placenta। क्या बोल रही हूँ, कैसे याद रखोगे? IgG, G for go, go कहां पर, यानी कि वो जा सकता है प्लेसेंटा को क्रॉस करके। क्या ये ट्रिक आपके लिए फायदेमंद है? हमने बोला M4 मैसिव, M4 मदर साइड, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होती है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके नहीं जा पाती, इसलिए फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ रहती है। दूसरा जो एंटीबॉडी जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स मदर क्रिएट करती है, दैट इज IgG, G फॉर गो, गो फॉर गो अक्रॉस द प्लेसेंटा, यानी कि ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके चली जाती है। चलो ये हमने ट्रिक भी पढ़ ली है। अब हम बात कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन? तो हमने ये बोला कि एज ए प्राइमरी रिस्पॉन्स RH सेंसिटाइजेशन या इम्यूनाइजेशन नहीं होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, RH इनकॉम्पेबिलिटी नहीं हो पाती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ रह पाती है। क्यों? तो देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन लिखा है फीटल RH एंटीजन एक्सप्रेशन इज डिलेड अंटिल द थर्ड ट्राइमेस्टर। अरे भाई ये कैसे हो सकता है? बाय बर्थ ही, मतलब जब से फीटल डेवलपमेंट होगा तब से ही RH एंटीजन तो उसमें होगा ना। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि अर्ली जो पीरियड है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही क्या है, RH एंटीजन का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, दूसरा जो बोला है मैटरनल एंटीबॉडीज, दैट इज IgM कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। अभी हमने इतनी रामायण डिस्कस करिए, वो क्या जानने के लिए करिए? यही तो जानने के लिए की है। तो हमारा आंसर जा रहा है 2। फिर भी हम दूसरे ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देखें क्या बोल रहा है कि प्लेसेंटल बैरियर कंप्लीटली प्रिवेंट फीटल ब्लड फ्रॉम एंटरिंग मैटरनल सर्कुलेशन। कि ये बोल रहा है कि प्लेसेंटा बैरियर पूरी तरह से फीटस के ब्लड को मैटरनल सर्कुलेशन में आने से रोकता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक्चुअली प्लेसेंटल बैरियर कोई परफेक्ट बैरियर, एब्सोल्यूट बैरियर नहीं है, और फीटल सेल क्रॉस करके मैटरनल सर्कुलेशन में जा सकती है। तो ये बात तो गलत है। फिर बोला है कि नेचुरल ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑलवेज प्रोटेक्ट अगेंस्ट RH सेंसिटाइजेशन। देखो मैं आपको बता दूं, RH सेंसिटाइजेशन में ABO इनकॉम्पेबिलिटी प्रोटेक्शन का काम तो करती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ऑलवेज नहीं है। ABO इनकॉम्पेबिलिटी का मतलब है मदर है O और बच्चा है A या फिर B। तो क्या होता है, सेंसिटाइजेशन, मदर के सेंसिटाइजेशन होने से पहले ही वो क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो इसीलिए जो है ABO इनकॉम्पेबिलिटी मदद करती है किसमें, RH सेंसिटाइजेशन में, बट कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ऑलवेज नहीं। तो हमारा आंसर जाता है कि सेंसिटाइजेशन नहीं हो पाता फर्स्ट प्रेगनेंसी में, क्योंकि मैटरनल एंटीबॉडी जो IgM है वो प्लेसेंटा को इजीली क्रॉस करके नहीं जा पाती है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ एलो इम्यूनाइजेशन। एलो इम्यूनाइजेशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? एलो इम्यूनाइजेशन बोले, आइसो इम्यूनाइजेशन बोले या आरएच इनकॉम्पेबिलिटी बोले, यहाँ पे सब सेम ही बात है। तो देखते हैं, इट अकर नेचुरली एट बर्थ, क्या ये बर्थ से ही होती है? नहीं, ये तो सेम स्पीशीज का एंटीजन एंटर करता है दूसरे स्पीशीज में तब जाके पॉसिबिलिटी हो रही है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। इट हैपन इन अ सिंगल स्टेप, नहीं, ये सिंगल स्टेप में भी नहीं होता। इसको क्या चाहिए होता है? पहले तो होगा सेंसिटाइजेशन, फिर होगा इम्यूनाइजेशन, यानी कि पहले तो एक्सपोज होगा एंटीजन से, यानी कि आरबीसी फीटस की एंटर करेगी और उसके बाद एंटीबॉडीज डेवलप करेगी। दैट मीन्स द ऑप्शन जो सी है, इट इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, सेंसिटाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये करेक्ट आंसर है। इट चौथा भी हम पढ़ लेते हैं। इट ओनली अकर इन एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी। देखो, एबीओ इनकॉम्पेबिलिटी जो मिसमैच ब्लड है उसमें किसी में भी हो सकती है, लेकिन ओनली अकर नहीं, स्पेशली ये होती है आरएच इनकॉम्पेबिलिटी के केस में। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? सी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। जो 6th है क्वेश्चन, वो क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्स्टेट्रिकल प्रोसीजर इज लीस्ट, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, लिखा हुआ है लीस्ट लाइकली टू कॉज फीटो मैटरनल हैमरेज। इनमें से कौन सी दी गई प्रोसीजर जो है वो सबसे कम कारण बनती है फीटो मैटरनल ब्लीडिंग का? तो क्या वो कोडोसेंटेसिस है, क्या वो जेनेटिक एमनियोसेंटेसिस है, क्या वो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन है, क्या वो एंटीनेटल रूटीन एंटीनेटल चेकअप है? तो मैं आपको बता दूं, देखो, जब फीटो मैटरनल ब्लीडिंग होती है तभी मदर सेंसिटाइज होती है, तभी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसे कई सारी सेंसिटाइजिंग इवेंट हो सकती है जिसमें माँ बच्चे का ब्लड क्या है, मिक्स हो जाए। हालांकि नॉर्मली पूरे प्रेगनेंसी के दौरान कभी ऐसा वक्त नहीं आता है जब मैटरनल फीटस का ब्लीडिंग हो। नॉर्मली कब होता है? एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तब फीटस का जो ब्लड है मैटरनल सर्कुलेशन में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसे कुछ इवेंट्स होती है जो मदर को सेंसिटाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। और ये ओवरऑल सेंसिटाइजिंग इवेंट की हम बात करने वाले, सुनेंगे मेरी बात, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। तो वो सेंसिटाइजिंग इवेंट क्या हो सकती है? वो हो सकती है अबॉर्शन, वो हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, विजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, फॉर्सेप्स डिलीवरी। कुछ प्रोसीजर जैसे कि एमनियोसेंटेसिस, कोरियोनिक वीरस सैंपलिंग, कोडोसेंटेसिस, एमनियो रिडक्शन, APH, antepartum hemorrhage including the placenta previa and abruptio placenta, intrauterine fetal death, even external cephalic version के वजह से भी मदर जो है सेंसिटाइज हो सकती है। तो ये सब इवेंट हो सकते हैं। तो इसमें बोला है इनमें से किन में से लीस्ट पॉसिबिलिटी है? कोडोसेंटेसिस तो इन्वेसिव प्रोसीजर है, खूब पॉसिबिलिटी है। एमनियोसेंटेसिस इन्वेसिव प्रोसीजर है, इसमें भी खूब पॉसिबिलिटी है। एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन में भी पॉसिबिलिटी है। तो बात करें रूटीन एंटीनेटल चेकअप, जिसके अंदर नॉर्मली फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जिसमें पाल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, ये सब चीजें आती है, तो रूटीन एंटीनेटल चेकअप में सबसे कम पॉसिबिलिटी रहती है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ फीटो मैटरनल हैमरेज यूजुअली रिक्वायर्ड टू ट्रिगर डिटेक्टेबल एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन RH नेगेटिव मदर? सिंपल क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि कितना जो ब्लड है बच्चे का वो मदर के सर्कुलेशन में एंटर करे कि वो सेंसिटाइज हो जाए। तो देखेंगे केवल 0.1 ml जो है रिक्वायर्ड होता है, डिजायर्ड होता है प्राइमरी रिस्पॉन्स लाने के लिए मदर के अंदर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
what is the long term behavior of RH antibodies once formed in sensitized mother? क्या बोल रहा है कि मदर जो है सेंसिटाइज हो गई है, कहने का मतलब एंटीबॉडीज का डेवलपमेंट शुरू कर दिया है RH एंटीजन के अगेंस्ट, बच्चे के सेल्स के अगेंस्ट, और एक बार बन गई तो फिर उसका क्या होगा? तो क्या इट डिसअपियर आफ्टर 1 ईयर? क्या 1 साल बाद ये खत्म हो जाएगी? क्या इट रिमेन लाइफ लॉन्ग? क्या वो जिंदगी भर रहेगी एंटीबॉडीज? दे रिड्यूस विथ ईच प्रेगनेंसी, जैसे जैसे सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जब जब वो प्रेग्नेंट होगी तब तक उसका प्रोडक्शन कम होता रहेगा, या फिर दे ओनली स्टे अंटिल द नेक्स्ट डिलीवरी, तो दूसरी डिलीवरी तक रहेगी एंटीबॉडीज, फिर खत्म हो जाएगी। तो मैं एक बात आपको बोल दूं कि हालांकि हमने अपन ने बोला कि 0.1 ml सफिशिएंट है एक मदर को सेंसिटाइज करने के लिए, ठीक है, और एक बार मदर सेंसिटाइज हो गई, एक बार मदर ने एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दिया RH एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो जब तक जिंदा है तब तक एंटीबॉडीज किसके अंदर रहेगी? दैट मीन्स दे रिमेन लाइफ लॉन्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following clinical features typically not evident in congenital anemia of the newborn? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है इनमें से कौन सी दी हुई फीचर जो है वो नहीं देखी जाती है किसके अंदर? कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न के अंदर। सुनेंगे बात। देखो, आपको पता है कि RH एंटीजन जब मदर की बॉडी में एंटर करता है तो मदर एज ए प्राइमरी रिस्पॉन्स IgM एंटीबॉडीज लेकर आती है, ठीक है, लेकिन उसकी मॉलिक्यूलर साइज बड़ी होती है तो प्लेसेंटा को क्रॉस करके नहीं जा पाती, तो पहली प्रेगनेंसी सेफ रह जाती है। लेकिन दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड हो चुकी है RH एंटीजन को लेकर। अब वो बनाएगी IgG एंटीबॉडीज जो कि इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब IgG एंटीबॉडी बन गई और वो इजीली प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहां पहुंच गई है? बच्चे के अंदर पहुंच गई है। अब बच्चे के अंदर जाके क्या करेगी? अब आपको पता है एंटीजेंस आर प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द RBCs, तो ये एंटीबॉडीज क्या करेगी? फीटस RBC के ऊपर जो प्रेजेंट एंटीजन है उस पे जाकर अटैच्ड हो जाएगी, चिपक जाएगी, उस सेल को अफेक्ट कर देगी। अब ये सेल क्या हो गई? एबनॉर्मल सेल हो गई। तो अब फीटल सर्कुलेशन क्या करना चाहेगा? इस एबनॉर्मल सेल को बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो फीटल सर्कुलेशन इन एबनॉर्मल सेल को एंडोथेलियल वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू जो है बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब ये सिस्टम के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करेगा और डिस्ट्रक्शन होगा एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्प्लिन के अंदर, वेसल से बाहर स्प्लिन के अंदर होगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर हीमोलाइसिस होगा, ठीक है। अब हीमोलाइसिस हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब हीमोलाइसिस होगा तो बच्चे के अंदर एनीमिया के सिम्टम्स आने लगेंगे, एनीमिया के फीचर्स आने लगेंगे। अब डिपेंड करता है कि कितनी ज्यादा RBC डिस्ट्रक्ट हो रही है उतना ज्यादा एनीमिया होगा, ठीक है, उतनी सीवियर कंडीशन होगी। कंडीशन माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर उस हिसाब से हो सकती है। तो कलेक्टिवली मैं आपको एक नाम बता देती हूँ, दैट इज hemolytic disease of newborn and fetus, या फिर fetus and newborn, HDFN, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है 3 कंडीशन देखी जाती है। पहली कंडीशन जो है कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न। दूसरी जो कंडीशन है वो आती है इक्टेरस नियोनेटोरम,
और जो तीसरी कंडीशन आती है दैट इज नॉन एज हाइड्रॉप्स फीटैलिस। ठीक है, तो हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटल एंड न्यूबॉर्न की हम बात करें, 3 मेजर कंडीशन आती है इसमें, कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ न्यूबॉर्न, इक्टेरस नियोनेट्रम और हाइड्रॉप्स फीटैलिस। तो हमारे इस क्वेश्चन में पूछा है कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। तो कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न की भी कुछ स्पेशल बातें हम कर लेते हैं कि ये क्या होता है, ये माइल्ड होता है, यानी कि इतना सीवियर नहीं होता है। डेवलप एनीमिया, ये एनीमिया को डेवलप करता है स्लोली। ठीक है, विद इन फ्यू डेज ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये एनीमिया को डेवलप करता है और उस एनीमिया को डेवलप करने में उसको थोड़ा समय लगता है, फ्यू वीक्स लग जाता है, फ्यू डेज लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा नो एविडेंस ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस के कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज अप to 6 weeks, thereafter no antibodies available for hemolysis। इसके अलावा हेपेटोस्प्लीनोमेगाली देखी जा सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस देखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसमें हमने बात की है कि ये माइल्ड फॉर्म है, एनीमिया को डेवलप होने में कुछ समय लग जाता है ना, आफ्टर द बर्थ। ठीक है, इसमें कोई एविडेंस नहीं होता है जॉन्डिस का। इसके अलावा जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन डेफिनेटली होता रहता है, लेकिन अप टू 6 वीक्स तक ही होता रहता है, क्योंकि उसके बाद इतनी एंटीबॉडीज डेवलप ही नहीं है कि वो हीमोलाइसिस को क्रिएट कर सके। क्योंकि क्या हो गया है, बच्चा डिलीवर हो चुका है, प्लेसेंटा कट हो चुका है, जितनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी एंटर करी थी उतना हीमोलाइसिस हुआ है। अब कोई नई एंटीबॉडी मदर से बच्चे को नहीं मिल रही, इसीलिए एविडेंस नहीं मिल रहे जॉन्डिस के, इसीलिए और जो है हीमोलाइसिस नहीं हो रहा है, इसीलिए कंडीशन क्या है, माइल्ड है। अब क्योंकि हीमोलाइसिस तो हो रहा है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन तो हो रहा है, तो स्प्लीन एनलार्जमेंट होगा और आरबीसीज बनाने के लिए लीवर का भी एनलार्जमेंट होगा। और एक और बात कि जो फॉर्मेशन है आरबीसी का वो क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, यानी कि बोन मैरो से बाहर हो रहा है। अब देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में ये बोला है कि कंजेनाइटल एनीमिया जो है इनमें से कौन से जो है उसका फीचर नहीं है। तो क्या हेपेटोस्प्लीनोमेगाली नहीं हो रही क्या? अरे भाई हो रही है, ये हमने डिस्कस करा, देखो ये रहा। ठीक है, सीवियर जॉन्डिस एट बर्थ, क्या बर्थ के समय जॉन्डिस हो रहा है क्या? ये बात हमने साफ लिखी है, नो एविडेंस ऑफ जॉन्डिस। और अगर होगा भी ना तो उसको डेवलप होने में थोड़ा टाइम लिख लेगा, स्लोली डेवलप होगा। सो ये बात तो गलत है, तो हमारा आंसर तो यही मिल गया। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एनीमिया, बिल्कुल हमने बोला धीरे धीरे एनीमिया डेवलप होता है। उसके बाद एक्स्ट्रा मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस, बिल्कुल सही, हमने बोला था एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमो एरिथ्रोपोइसिस। इसका मतलब हमारा आंसर क्या जा रहा है, बी, सीवियर जॉन्डिस नहीं देखा जाता एट द टाइम ऑफ बर्थ इन कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ टर्म बेबी इज बोर्न विथआउट जॉन्डिस, एक बच्चा टर्म बेबी बोर्न हुआ है लेकिन उसको कोई साइन सिम्टम्स नहीं है जॉन्डिस के एट द टाइम ऑफ द बर्थ, बट बिकम विजिबली जॉन्डिस 18 आवर्स आफ्टर बर्थ। लेकिन
18 घंटे के अंदर अंदर, जन्म लेने के 18 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस के फीचर्स उसमें मिलने लग गए। व्हाट कंडीशन शुड द नर्स मोस्ट सस्पेक्ट? तो इनमें से दी गई कंडीशन जो है नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी? तो देखो क्वेश्चन का किस तरह से फॉर्म है। तो इसमें आपको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अब इन 4 पॉइंट में से आपको सेलेक्ट करना है कि कितने सही है। इनमें से ऑप्शन ये कि 2 सही हैं या 1 सही है। तो इसका मतलब हम चारों देखते हैं क्या बोल रहा है। कि एक बार क्वेश्चन फिर से बोल देते हैं। ये बोल रहा है कि एक बच्चा नॉर्मली पैदा हुआ है, जॉन्डिस के साथ पैदा नहीं हुआ, 18 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस डेवलप हुआ है, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, क्या है उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ें, पढ़ के ही हमारे दिमाग में तुरंत बात आ गई। एक क्या, ये बात आ गई है कि फिजियोलॉजिकल जो जॉन्डिस है वो डेवलप होता है आफ्टर 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे, बर्थ के 24 घंटे बाद डेवलप होता है और यूजुअली होता है 48 to 72 आवर्स के बीच में डेवलप होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस है, पैथोलॉजिकल जो जॉन्डिस है वो डेवलप होता है विथ इन 24 आवर्स। जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर अंदर डेवलप हो रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन से आपको पता चल गया। तो देखेंगे जो लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, क्या ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है? बिल्कुल नहीं, ये फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस तो है नहीं, क्योंकि वो डेवलप होता है 24 घंटे के बाद। क्या ये ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है? सुनेंगे, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस नाम से ही पता चल रहा है कि जॉन्डिस हो रहा है और कारण हो रहा है ब्रेस्ट मिल्क। एक्चुअली ये जो डेवलप होता है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ये बर्थ के 2-3 हफ्ते बाद डेवलप होता है। ठीक है, बर्थ के 2-3 हफ्ते बाद होता है और कई हफ्तों तक रह भी सकता है। लेकिन इसका एग्जैक्ट कारण नहीं पता कि ब्रेस्ट मिल्क के कारण क्यों हो रहा है। लेकिन कई सारी स्टडीज में ये देखा गया कि ब्रेस्ट मिल्क जो है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस कंटेन करता है विच आर रिस्पॉन्सिबल टू इनेबल द फंक्शन ऑफ लीवर टू प्रोसेस द बिलिरुबिन इन द फीटस। इस वजह से क्या हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस होता है। बच्चा हेल्दी रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग रोकने की कोई जरूरत नहीं होती। तो इस बात से आपको पता चल गया कि ये भी क्या होता है, 24 घंटे के बाद ही डेवलप होता है। इसका मतलब ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, चले आ जाए नेक्स्ट की तरफ, दैट इज इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम। इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हीमोलाइटिक डिजीज है फीटस और न्यूबॉर्न की, उसकी जो दूसरी कंडीशन थी वो थी इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम। इक्टेरस का मतलब होता है जॉन्डिस, ग्रेविस का मतलब होता है प्रेगनेंसी और नियोनेट्रम का मतलब होता है न्यूबॉर्न। ठीक है, तो देखेंगे ये कंडीशन क्या बोलती है। इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम सबसे पहले तो ये जो है मॉडरेट फॉर्म है। ठीक है, मॉडरेट फॉर्म है। ठीक है, दूसरी बात, इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम में नो एविडेंस ऑफ जॉन्डिस इन इंट्रायूटेराइन लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ, कि जब बच्चा पेट के अंदर होता है, जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है तो जॉन्डिस के कोई एविडेंस नहीं होते हैं। लेकिन आफ्टर बर्थ जॉन्डिस डेवलप विद इन 24 आवर। ठीक है, यहीं से हमारा आंसर आ गया है। ये बोला है इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम। इस पॉइंट से क्लियर हो गया है कि बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है जॉन्डिस डेवलप होता है। क्वेश्चन में यही बोला है 18 घंटे के अंदर अंदर
जो है जॉन्डिस डेवलप हुआ है तो डेफिनेटली इक्टरस ग्रेविस नियोनेट्रम एक केस हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बोला है कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में जॉन्डिस नहीं होता, क्यों? बल्कि एंटीबॉडीज तो डेवलप हो गई है प्रेगनेंसी के टाइम ही मदर के, और क्रॉस करके भी जाएगी बच्चे तक, ठीक है, जा सकती है। हीमोलाइसिस होगा बच्चे में, डेफिनेटली होगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही, बच्चे के अंदर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। जितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा उतना ही आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से जो बाय प्रोडक्ट निकलता है दैट इज बिलिरुबिन, उसका लेवल बढ़ेगा। सही बात है। तो बिलिरुबिन जो है बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बच्चे का सर्कुलेशन क्या करेगा, प्लेसेंटा के द्वारा उसे एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालने की कोशिश करेगा, मैटरनल सीरम के, मैटरनल ब्लड के अंदर भेजेगा मेजोरिटी क्वांटिटी में, और कुछ अमाउंट में जो है बच्चे की स्किन के द्वारा, बच्चे के लंग्स के द्वारा बिलिरुबिन एमनियोटिक कैविटी में रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भी बिलिरुबिन की मात्रा मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बच्चा जो है, बच्चे के अंदर बिलिरुबिन रहा ही नहीं है, जॉन्डिस होगा ही नहीं। इसी कारण क्या है, प्लेसेंटा भाई कारण है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान इंट्रायूट्राइन लाइफ में बच्चे के अंदर कोई एविडेंस नहीं मिलेंगे जॉन्डिस के अंदर। लेकिन जैसे ही बच्चा बर्थ करता है, बच्चे का बर्थ होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाती है, प्लेसेंटा बच्चे से अलग हो जाता है, अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई नहीं रहा है, तो इसका मतलब हिमोलाइसिस तो होगा, आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा, बिलिरुबिन रहेगा, और बिलिरुबिन का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। तो तुरंत जो है विद इन 24 आवर जो है जॉन्डिस डेवलप होने लगेगा, और बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा भी हो सकता है। बिलिरुबिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये ब्रेन को डैमेज कर सकता है। कर्न इक्टेरस के मैनिफेस्ट हो सकता है इन केस ऑफ इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम के अंदर, ठीक है। चले, तो ये बात हो गई, इक्टेरस ग्रेविस नियोनेट्रम तो है सही आंसर, ठीक है। अब चौथा लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, लूसी ड्रिस्कॉल सिंड्रोम। ये आपने नॉर्मली सुना नहीं होगा वैसे। लूसी ड्रिस्कॉल जो सिंड्रोम है, एक्चुअली ये क्या है, ये एक जेनेटिक है, ये जेनेटिकली हिमोलाइसिस होता है, जेनेटिक डिजीज है, अर्ली होता है। अर्ली का मतलब विद इन 24 आवर्स होता है, विद इन 24 आवर होता है। सीवियर जॉन्डिस है, ये सीवियर जॉन्डिस है। इनडायरेक्ट जो है, इनडायरेक्ट हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है। कारण क्या है, नो हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस कारण नहीं है, एक्चुअली दिस डिसऑर्डर अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और ये क्या है, जेनेटिक होता है। तो कुछ खास बात हमने पढ़ी कि लूसी ड्रिस्कॉल सिंड्रोम जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें जॉन्डिस के फीचर देखे जाते हैं विद इन 24 आवर के अंदर, काफी सीवियर फॉर्म भी है, लेकिन हीमोलाइसिस कारण नहीं है जॉन्डिस होने का, एंजाइम की डेफिशिएंसी के वजह से होता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि एक बच्चा टर्म बच्चा हुआ है, पैदा होते वक्त उसके जॉन्डिस के कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन 18 घंटे के अंदर अंदर जॉन्डिस के फीचर्स मिलने लग गए हैं, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी। तो ये दोनों हमने देख लिया गलत है, ये दोनों सही कंडीशन है। अब देखेंगे ऑप्शन में 3 और 4 कहाँ है, ऑप्शन में 3 और 4 थे सी ऑप्शन में, तो आंसर गोज टू 3 एंड 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द क्रिटिकल सीरम बिलिरुबिन लेवल एट विच कर्न इक्टेरस में डेवलप। ये बोल रहा है कि सीरम में बिलिरुबिन का लेवल कितना होगा
कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके चला जाएगा, ब्रेन को डैमेज करेगा और कर्ण इक्टेरस के फीचर्स मैनिफेस्ट होंगे। तो वो लेवल है 20 mg/dl, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं 20 mg in 100 ml, या फिर हम बोल सकते हैं 340 माइक्रोमोल पर लीटर। अगर इससे लेवल बढ़ा हुआ मिला तो बिलिरुबिन जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और मैनिफेस्ट होगा कर्ण इक्टेरस। ठीक है, चलो हमारा आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल हिस्ट्रीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न। इनमें से दिए गए जो ऑप्शन है उसमें मदर की हिस्ट्री दी गई है और उनमें से कितनी पॉसिबिलिटी है उस हिस्ट्री को देखकर बच्चे में होने वाली हीमोलाइटिक डिजीज होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट आपको दिए हुए, इनमें से आपको चूज करना है और बताना है कितने स्टेटमेंट सही है। तो पढ़ेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, G1P0 वो एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है लेकिन डिलीवर्ड उसने अभी तक नहीं किया है, प्रेगनेंसी वायबिलिटी पीरियड को क्रॉस नहीं करी है, मदर जो है RH नेगेटिव है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसकी विद RH पॉजिटिव हस्बैंड है, और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। डेफिनेटली इन फ्यूचर RH इनकम्पेबिलिटी का हो सकती है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, कोई खतरा नहीं होता, सेफ रहता है, तो इसका मतलब हीमोलाइटिक डिजीज होने की इतनी ज्यादा रिस्क इस केस में नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है G3P2 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, 2 बार डिलीवर कर चुकी है, ठीक है, या 2 बार वायबिलिटी पीरियड क्रॉस कर चुकी है, मदर RH नेगेटिव है, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस RH पॉजिटिव स्टिल बर्थ, पहले वाला बच्चा RH पॉजिटिव था और स्टिल बर्थ था उसमें, तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है रिस्क होने की, पहले भी गड़बड़ी हो चुकी है और अब भी होने की पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली ये तो हाई रिस्क वाला केस है। G1P0 प्रेगनेंसी है, RH पॉजिटिव मदर है विथ RH नेगेटिव हस्बैंड है, देखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको पता है RH इनकॉम्पेबिलिटी होने के लिए मदर शुड ऑलवेज बी RH नेगेटिव, लेकिन इसमें पॉजिटिव है तो ये तो देखना ही नहीं है, तुरंत ना कर देना है। ठीक है, फिर लिखा हुआ G2P1 2 बार कंसीव कर चुकी है, 1 बार वायबिलिटी पीरियड क्रॉस कर चुकी है, यानी कि डिलीवर भी कर चुकी होगी, तो RH नेगेटिव मदर है, नो एंटीनेटल केयर, मदर RH नेगेटिव है, कोई एंटीनेटल केयर उसमें की गई नहीं है और कोई प्रोफाइलैक्सिस एंटी डी प्रिवेंशन के लिए नहीं दिया गया है, इसका मतलब इसमें भी क्या है? रिस्क है RH इनकॉम्पेबिलिटी होने की। तो देखेंगे किस किस स्टेटमेंट जो है उसमें सबसे ज्यादा रिस्क है, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 2 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। तो देखेंगे 2 एंड 4 किस में लिखा हुआ है इसमें, तो आंसर इज बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ जनरलाइज्ड एडिमा इन फीटस विथ हाइड्रॉप्स फीटलिस ड्यू टू RH हीमोलाइटिक डिजीज? क्या वो कारण है जिसमें जनरलाइज एडिमा होता है? RH इनकॉम्पेबिलिटी वाला केस है, सीवियर केस है, हाइड्रॉप्स फीटलिस वाला केस है। ठीक है, तो हम पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रॉप फीटलिस में और क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम डिस्कस कर सकते हैं कि हीमोलाइटिक डिजीज जो है उसमें 3 कंडीशन थी। कंडीशन कौन कौन सी थी? कंडीशन थी कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न, कंडीशन थी इक्टेरस ग्रेविस न्यूनेट्रम, और तीसरी जो कंडीशन थी दैट इज द हाइड्रॉप्स फीटलिस। सबसे सीवियर केस है, सबसे सीवियर है। ठीक है, इसमें सीवियर, ये सबसे सीवियर फॉर्म है, इसमें देखा जाएगा हिपेटोमेगाली
इसमें देखा जाएगा स्प्लीनोमेगैली। देखो, क्योंकि बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज डेवलप हुई है मदर की बॉडी में, बहुत ज्यादा एंटीबॉडी क्रॉस करके प्लेसेंटा से बच्चे तक पहुंची है, बच्चे में बहुत ज्यादा हीमोलाइसिस हो रहा है, बहुत ज्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है आरबीसी का, तो डेफिनेटली क्या होगा, स्प्लीन की साइज बढ़ेगी, स्प्लीनोमेगैली होगा, और नई आरबीसी भी तो बनाएगा बच्चा, इसको कंपनसेट करने के लिए नई आरबीसी बनाएगा, और वो बनेगी लीवर में, ठीक है। तो इसीलिए हिपैटोमेगैली भी होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है हाइपोप्रोटीनेमिया। हाइपोप्रोटीनेमिया मतलब प्रोटीन की मात्रा कम हो रही है ब्लड के अंदर। कौन से प्रोटीन, एल्बुमिन की बात करें। देखो बच्चा जो है, बच्चे का लीवर जो है इतना बिजी हो गया है नई आरबीसीज बनाने में, और बनाए बगा भी कौन से जल्दी जल्दी बनाएगा, तो इमैच्योर आरबीसीज बनाएगा, ज्यादा इमैच्योर आरबीसी बनाएगा तो वो भी जल्दी जल्दी डिस्ट्रक्ट होगी। तो ये बहुत जल्दी जल्दी इमैच्योर आरबीसीज बनाने में इतना बिजी हो गया है कि एल्बुमिन को बनाना ही भूल गया है, इतना ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो एल्बुमिन की मात्रा जो है कम होगी, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये जो कॉलॉइडल प्रोटीन है, एल्बुमिन जो है स्पेशली हम बात करें, वो क्या होगा, कम होगा। तो हाइपरबिलिरुबिनेमिया होगा तो डिक्रीज होगा एल्बुमिन, एल्बुमिन कम होगा तो एल्बुमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा। अब ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा वेसल्स के अंदर, तो क्या होगा, फ्लूइड लीक करेगा, फ्लूइड लीक करेगा आउट ऑफ द वेसल, ठीक है, वेसल से बाहर लीक करेगा, तो क्या होगा, जनरलाइज्ड एडिमा होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जनरलाइज एडिमा होगा। यही हमारा सवाल है, यही तो पूछना चाह रहा है कि हाइड्रोफिटेलिस के केस में जो है जनरलाइज एडिमा हो रहा है, डेफिनेटली जनरलाइज एडिमा हो रहा है। क्यों हो रहा है, हाइपोप्रोटीनेमिया के वजह से हो रहा है, हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से हो रहा है, क्योंकि क्या है, लीवर इमैच्योर आरबीसीज बनाने में इतना बिजी हो गया है कि एल्बुमिन पे ध्यान ही नहीं दे रहा, एल्बुमिन का प्रोडक्शन इतना नहीं हो रहा, लीवर इतना ज़्यादा काम कर रहा है, लीवर डैमेज्ड हो रहा है। अब एल्बुमिन की मात्रा कम हो रही है, तो एल्बुमिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑनकोटिक प्रेशर, एंड ऑनकोटिक प्रेशर अगर कम हो गया है वेसल्स के अंदर, तो डेफिनेटली फ्लूइड क्या करेगा, बाहर लीक करने लगेगा, और जनरलाइज एडिमा फीटस के अंदर देखा जाएगा, ठीक है। जनरलाइज एडिमा है तो और क्या क्या हो सकता है, असाइटिस देखा जा सकता है, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, यानी कि लंग्स के चारों तरफ भी जो है फ्लूइड इकट्ठा हो सकता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, इवन हार्ट के चारों तरफ भी क्या है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन देखा जा सकता है इन केस ऑफ हाइड्रोफिटेलिस, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बोलूं कि डेफिनेटली एनीमिया तो होगा ही, एनीमिया होगा तो टिश्यू एनॉक्सीमिया भी देखा गया है कि ऑक्सीजन की कमी देखी गई है। अब आपको पता है इतना ज़्यादा आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन होता है, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो रही है वाइटल ऑर्गन्स में, तो हार्ट क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पंप करेगा। क्यों पंप करेगा, उनकी डिमांड को, उनकी ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए पंप करेगा। तो हाइड्रोफिटेलिस वाले केस में फीटस की डेथ भी हो सकती है ड्यू टू कार्डियक फेलियर, ड्यू टू कार्डियक फेलियर, कार्डियक फेलियर की वजह से उसमें बच्चे की डेथ भी हो सकती है।
प्लेसेंटोमेगैली भी देखा गया है। प्लेसेंटोमेगैली का मतलब ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करने के लिए प्लेसेंटा भी एक्सेसिवली काम करेगा और इसलिए प्लेसेंटा की साइज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमने देखी, क्या क्या फीचर्स मिल सकते हैं हाइड्रोफिटेलिस वाले केस में। ठीक है, तो हमारा सिर्फ इतना सा ये पूछा था कि जनरलाइज एडिमा का कारण क्या है हाइड्रोफिटेलिस में। अब देखो पढ़ लेते हैं। हाइपर बिलुरेमिया बिलुरिबिन की वजह से होता है, हाइपोप्रोटीनेमिया की वजह से होता है। डेफिनेटली हाइपोप्रोटीनेमिया इज द राइट आंसर, या फिर ऑप्शन में पॉलीसाइथीमिया यानी कि आरबीसी के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज प्लेसेंटल परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से, ये भी बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या है? हाइपोप्रोटीनेमिया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन एक्सरे विच फाइंडिंग इज सजेस्टिव ऑफ हाइड्रोफिटेलिस। एक्सरे किया गया और एक्सरे करा एक हाइड्रोफिटेलिस वाले केस में, तो इनमें से कौन सी फाइंडिंग्स आपको दिखाई देगी? देखेंगे। ऑप्शन ए है डबल बबल साइन, नो, ये देखा जाता है डियोडिनल एट्रेसिया में। ठीक है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, नो, ये देखा जाता है न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। क्या बुद्धा पोजीशन देखी जाती है विथ हेलो ग्राउंड अराउंड हेड? बिल्कुल सही है। जब हाइड्रोफिटेलिस का केस वाले का हम जब एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में दिखाई देगा बुद्धा पोजीशन बच्चे की विथ हेलो अराउंड द हेड। एक्चुअली बहुत ज्यादा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो स्काल्प में भी क्या है? फ्लूइड का एक्युमुलेशन देखा गया है, स्काल्प में भी देखा गया है। तो ऐसा लगता है जैसे जैसे भगवान नहीं होते, भगवानों की फोटो होती है, उनके पीछे जो एक लाइट सी होती है चारों तरफ, गर्दन के चारों तरफ ऐसी लाइट सी होती है ना, दैट इज नॉन एज हेलो। तो यहाँ पे एक्सरे में जो है बुद्धा पोजीशन दिखेगी, और क्योंकि स्काल्प में चारों तरफ जो है एक्युमुलेशन है फ्लूइड का, तो वो ऐसे दिखाई देगा हेलो अराउंड द हेड। सो दिस इज द एविडेंस फीचर ऑफ हाइड्रोफिटेलिस। डेफिनेटली हमारा आंसर क्या जाता है? बुद्धा पोजीशन विथ हेलो अराउंड द हेड। ठीक है, और एग ऑन स्ट्रिंग साइन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखा जाता है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में देखी जाती है। तो हमारा आंसर जाता है बुद्धा पोजीशन विथ हेलो अराउंड हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चले, विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट एंटी-डी एंटीबॉडीज in Rh negative women? Which test is done to detect anti-D antibodies? Rh negative मदर है, उसमें एंटी-D एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? सुनेंगे, मैं आपको बात बता दूं कि एंटीबॉडीज डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है कूम्स टेस्ट। क्या नाम है? कूम्स टेस्ट। अब कूम्स टेस्ट भी क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक तो होता है इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, और एक होता है डायरेक्ट कूम टेस्ट, कूम्स टेस्ट। ठीक है, जो इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है वो मदर के सैंपल से किया जाता है, मैटरनल सैंपल पे किया जाता है, जिसमें डिटेक्ट किया जाता है, डिटेक्ट फ्री एंटीबॉडीज। ठीक है, और जो डायरेक्ट कूम टेस्ट है वो बच्चे में किया जाता है, फीटस के अंदर, है ना, या बेबी के अंदर किया जाता है टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज अटैच्ड टू आरबीसीज। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से टेस्ट किया जाता है मदर के अंदर ताकि जो है उसके अंदर जो डेवलप हुई है एंटीबॉडीज को, उसको डिटेक्ट कर सके। तो एंटीबॉडीज के डिटेक्शन के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम है कूम्स टेस्ट।
ये दो तरीके से किया जाता है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट और डायरेक्ट कूम टेस्ट। इनडायरेक्ट कूम टेस्ट जो है मदर में किया जाता है, मदर से ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसमें पता किया जाता है कि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हुई है, RH एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी डेवलप हुई है उसको डिटेक्ट किया जाता है। और जो डायरेक्ट कूम टेस्ट है वो डायरेक्टली बच्चे के अंदर किया जाता है, बच्चे के अंदर किया जाता है। अब बच्चे के अंदर एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है। बच्चे के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंच गई, बच्चे की आरबीसीज पे प्रेजेंट एंटीजन में जाकर अटैच्ड हो गई, उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है मदर के अंदर एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कूम टेस्ट। तो अभी ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, क्या, दैट इज इनडायरेक्ट कूम टेस्ट है। तो हमारा आंसर जाता है सी, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट। डायरेक्ट कूम टेस्ट तो बच्चे में होता है, VDRL टेस्ट सिफिलिस के टेस्ट के लिए किया जाता है, टॉर्च पैनल इन्फेक्शन के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। कौन सा इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर इन्फेक्शन लाइक सिफिलिस, HIV, R for rubella, C for cytomegalovirus and H for herpes simplex virus के डिटेक्शन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is considered a critical anti-D antibody titer? सुनेंगे क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें क्रिटिकल एंटी-D एंटीबॉडी टाइटर जो है, तो सुनेंगे। थोड़ा टिपिकल लग रही है ना लैंग्वेज, तो सुनेंगे, इनका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो एंटीबॉडी टाइटर है, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट अमाउंट ऑफ IgG एंटीबॉडीज। ठीक है, तो कितनी एंटीबॉडी डेवलप हुई है उसकी क्वांटिटी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी या उसके अमाउंट को देखने के लिए किया जाता है। अब क्रिटिकल पूछा है, क्रिटिकल एंटीबॉडी टाइटर क्या है। क्रिटिकल का मतलब है कि इस लेवल के बाद जो है, ऐसा कौन सा लेवल है, उस लेवल के बाद जो है प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सीवियर हो सकता है और कॉज कर सकता है, हीमोलाइसिस कॉज कर सकता है। ठीक है, तो वो क्रिटिकल लेवल है। ठीक है, तो और जो टाइटर है, एक्चुअली टाइटर का मतलब है इट इज अ डाइल्यूशन लेवल। ठीक है, डाइल्यूशन लेवल पर भी एंटीबॉडीज डिटेक्ट की जाए मैटरनल ब्लड के अंदर, वो है टाइटर। जैसे फॉर एग्जांपल इसका आंसर है 1:16 कि 1:16 से टाइटर से ज़्यादा अगर है तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस कर सकता है, सीवियर कंडीशन क्रिएट कर सकता है हीमोलाइटिस डिजीज़ की। लेकिन 1:16 का मतलब ये है कि जो है ब्लड को 16 गुना डाइल्यूट कर दिया, फिर भी एंटीबॉडीज डिटेक्ट हो रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जाता है सी, दैट इज 1:16। ठीक है, एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, एंटीबॉडी इन मैटरनल सीरम। कि एंटीबॉडी जो है मैटरनल सीरम में उसका लेवल कितना होगा तो हार्मफुल होगा, कितना होगा तो नहीं होगा। तो अगर इसका 4 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है तो ये जो है सेफ रहेगी। ठीक है, अगर 4 to 15 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है तो ये मॉडरेट रिस्क रहेगी इसमें हीमोलाइसिस की, और अगर 15 से इंटरनेशनल यूनिट पर ml से ज़्यादा है तो ये सीवियर क्या करेगा, हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न कॉज करेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है लिलीज चार्ट इज यूज्ड टू इंटरप्रेट रिजल्ट ऑफ विच इन्वेस्टिगेशन। क्या बोल रहा है कि लिली चार्ट
इनमें से कौन से इन्वेस्टिगेशन में यूज किया जाता है, उसके रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज में लिया जाता है। लिलीज चार्ट सुनेंगे क्या होता है लिलीज चार्ट, ठीक है। तो एक जो है ये फीटल एनीमिया को फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट है टू डिटेक्ट फीटल एनीमिया, डिटेक्शन ऑफ फीटल एनीमिया, कि कितना जो है हीमोलाइसिस हो रहा है बच्चे के अंदर, कितना जो है एनीमिया हो रहा है बच्चे के अंदर। उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है दैट टेस्ट इज एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। अब आपको पता है एमनियोसेंटेसिस एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, ठीक है। आजकल ये इतना परफॉर्म नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्वेजिव प्रोसीजर है, और प्रेगनेंसी के दौरान इन्वेजिव प्रोसीजर हमेशा मदर को सेंसिटाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मदर सेंसिटाइज नहीं हुई होती तो इस प्रोसीजर से हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो इसलिए आजकल ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। पर क्वेश्चन पूछा है एमनियोसेंटेसिस जो है, हम बात करें कि फीटस में कितना एनीमिया हुआ है, तो वो हम एमनियोसेंटेसिस से भी कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस के अंदर क्या करते हैं, जो बिलिरुबिन का लेवल है, बिलिरुबिन का जो लेवल है उसको डिटेक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ बिलिरुबिन इन amniotic fluid by स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। कहने का मतलब है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ अमाउंट लेते हैं और उस अमाउंट में, उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी देखी जाती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा, ठीक है। अब आपको पता है कि बच्चे में हीमोलाइसिस हो रहा है, हीमोलाइसिस मतलब बहुत ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और आपको पता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन से जो बाय प्रोडक्ट होता है वो होता है बिलिरुबिन। तो जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा बिलिरुबिन होगा। अब बिलिरुबिन जो है उसको मेजर क्वांटिटी में तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फीटस सर्कुलेशन क्या करेगा, वहाँ भेजने की, मैटरनल सर्कुलेशन में भेजने की कोशिश करेगा, प्लेसेंटा के द्वारा भेजता है, और कुछ जो अमाउंट है वो एमनियोटिक कैविटी में रिलीज करेगा स्किन के द्वारा, लंग्स के द्वारा। तो इसीलिए जो है बिलिरुबिन का लेवल जो है, अगर हीमोलाइसिस बहुत ज़्यादा हुआ है तो बिलिरुबिन का लेवल जो है एमनियोटिक फ्लूइड में भी देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड की ऑप्टिकल डेंसिटी को जो है विजुलाइज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा, और वो हम कैसे करते हैं, एक ग्राफ के यूज से करते हैं, एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और उस ग्राफ का नाम जो है, उस ग्राफ का नाम क्या है, लिलीज चार्ट, ठीक है। उस ग्राफ का नाम है लिली ग्राफ या फिर लिली चार्ट। अब जैसे कि आपको पिक्चर में ये दिखाया गया है, दिस वन इज लिली चार्ट। तो इसमें लिली चार्ट में जो होता है ना, वो हम जितना ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्ट होगा उतना ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा, और उतने ही ज़्यादा जो है डेविएशन बल्ज बनेंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा डेविएशन बल्ज बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से डेविएशन बल्ज को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बिलिरुबिन, जितना ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन, उतना ज़्यादा बल्जिंग होगी, डेविएशन बल्ज की, ठीक है। तो ये जो है 3 जोन में मेंशन होता है, ठीक है, 3 जोन है, डेविएशन बल्ज को हम मॉनिटर करते हैं तीनों जोन में। जोन 1 का मतलब है कि माइल्ड फॉर्म है, जोन 2 का मतलब है जो है मॉडरेट फॉर्म है, और जोन 3 का मतलब है सीवियर फॉर्म है। ये जो लिली चार्ट बनाया है उसमें एक साइड वीक ऑफ गेस्टेशन है और उसके अगेंस्ट जो है वेव ऑप्टिकल डेंसिटी है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा वीक्स ऑफ गेस्टेशन होते जाएंगे उतनी ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ती जाएगी एट 450 nm वेवलेंथ पे। तो इस तरह से हम मॉनिटर करते हैं बिलिरुबिन का लेवल, एमनियोटिक फ्लूइड की ऑप्टिकल डेंसिटी को मॉनिटर करके विद द हेल्प ऑफ अ चार्ट, फोटोमेट्री के थ्रू, चार्ट के थ्रू। उस चार्ट का नाम है लिलीज चार्ट। तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर
ऑप्शन तो आपको और भी दिया हुआ है, कार्डियोटोकोग्राफी दिया हुआ है, डॉपलर वेलोसिमेट्री दिया है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड दिया है और कैरियोटाइपिंग दिया है। डेफिनेटली हमारा आंसर क्या जाता है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिफर्ड टेस्ट, व्हाट इज द प्रिफर्ड टेस्ट टू कंफर्म फीटल स्टेटस नॉन इन्वेसिवली। तो कौन सा टेस्ट किया जाए फीटस के स्टेटस को चेक करने के लिए। फीटस का स्टेटस का मतलब कि वो RH है या RH पॉजिटिव है, सॉरी RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है। इसका फीटल स्टेटस को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, एक टेस्ट होता है एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस जिसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में एमनियोसाइट्स होती है, एमनियोसाइट्स में जो है एमनियोटिक फ्लूइड में फीटल सेल्स भी होती है, एमनियोसाइट्स होती है, तो उसमें से जो DNA निकाल के हम ब्लड ग्रुप को चेक कर सकते हैं और फीटस का ब्लड ग्रुप पता चल सकता है। ठीक है, दूसरा जो है कोरियोनिक वीलस सैम्पलिंग। कोरियोनिक वीलस सैम्पलिंग का कोरियोनिक विलाय का कुछ पार्ट निकाल के टेस्ट करते हैं, यानी कि ट्रोफोब्लास्ट का पार्ट निकाल के चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोरियोनिक विलाय का ओरिजिन कौन करता है, बच्चा ही करता है। तो बच्चे की सेल मिलेगी, वहां से फीटल जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं कि RH पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन सुने, ये दोनों ही क्या है, इन्वेजिव मेथड है। और इन्वेजिव मतलब हमेशा रिस्क रहना मदर को सेंसिटाइज करने की, तो इसका मतलब है तो ये तो प्रेफर्ड मेथड नहीं है। तीसरा मेथड जो है, एक्चुअली क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, साफ साफ बोला हुआ है, नॉन इन्वेजिव मेथड आपको बताना है। कोरियोनिक वीलस सैम्पलिंग तो इन्वेजिव है, हालांकि फीटस स्टेटस को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है, लेकिन ये इन्वेजिव है। एमनियोसेंटेसिस इन्वेजिव है। मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन भी नहीं करते, सिंपल ब्लड टेस्ट के थ्रू होती है, लेकिन इससे फीटस के RH का स्टेटस चेक नहीं कर सकते। और ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन, दैट इज FFDNA। FFDNA का मतलब होता है फ्री फीटल DNA, फ्री फीटल DNA इन मैटरनल सीरम, इन मैटरनल सीरम, कि मदर के सीरम में जो फ्री फीटल सेल्स मिलेगी उसका DNA लेकर टेस्ट किया जा सकता है और पता किया जा सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। तो हमारा आंसर है D, दैट इज FFDNA। ठीक है, चले नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड मेजर fetal blood cell in the mother blood after delivery in an RH negative mother। सिंपल सी बात है, ऐसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो ये आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है कि कितने फीटल सेल्स जो है एंटर कर चुका है किसमें, मैटरनल सर्कुलेशन के अंदर। तो वो कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सुनेंगे। फीटो मैटरनल ब्लीडिंग कितनी हुई है, यानी कि हम बात करें कि कितना फीटस की सेल्स जो है मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करी है, उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है क्ली-हॉर-बेटके टेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है हमारे, है ना। क्ली-हॉर-बेटके टेस्ट को KB टेस्ट भी बोलते हैं और इल्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इल्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं। सो क्या होता है इस टेस्ट में, इस टेस्ट में मैटरनल मदर का सैंपल लिया जाता है, मैटरनल ब्लड का सैंपल लिया जाता है, उसके अंदर एसिड रिएजेंट ऐड किया जाता है, फिर स्लाइड के अंदर उसको विजुअलाइज किया जाता है। अब आपको क्या विजुअलाइज होगा कि जो एसिड कंटेंट के द्वारा जो है फीटस की RBCs पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी, फीटस की RBC डार्क पिंक रेड कलर का स्टेन दिखेगा,
उस स्लाइड के अंदर, लेकिन मैटरनल आरबीसीज जो है उस एसिड कंटेंट के द्वारा डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगा और उसका अपीयरेंस कैसा होगा, पेल घोस्ट लाइक अपीयरेंस दिखेगा। जैसे कि मैंने एक पिक्चर इंसर्ट की है, ये एक स्लाइड की पिक्चर है जिसमें एक दिखाया गया है कि ये जो ब्राइट पिंक जो सेल स्टेन दिखाई दे रहा है ये फीटल आरबीसीज है, और ये जो डल पेल कलर की है जो मैटरनल सेल से, ठीक है। तो उस स्लाइड में हम पता कर सकते हैं कितना कंसंट्रेशन है फीटल आरबीसीज का, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि, और इसकी खास बात एक और सुनो, इसमें हमें पता चल गया कि कितना फीटल ब्लड सेल जो है एंटर किया है मैटरनल सर्कुलेशन में। अब आप जानते हैं प्रिवेंशन के लिए हम रोगाम एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देंगे, लेकिन सम टाइम क्या होता है उसकी डोज भी बढ़ानी पड़ सकती है। तो कितनी डोज बढ़ाएं, तो इस टेस्ट के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि हमें कितनी डोज बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारा आंसर जाता है डेफिनेटली बी। फिर भी देख लेते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये होता है मदर में। और ये मदर में क्यों होता है, एंटीबॉडी को डिटेक्शन के लिए किया जाता है। लिली स्टार्ट और एमनियोसेंटेसिस, ये फीटस में कितना एनीमिया हुआ है ये चेक करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर जाता है क्लीहॉर बेडके टेस्ट, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, which method is used to calculate the required dose of एंटी-डी आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद कितनी डोज हमें देनी है एंटी-डी की, उसको जांचने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था कि क्लीहॉर बेडके टेस्ट जो है ये पता करने के लिए किया जाता है कि कितना फीटल सेल्स जो है मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हुआ है, तो हमें कितनी एंटीबॉडी उसको दें कि वो उस ब्लड को कवर अप कर सके, ठीक है। तो मान लो नॉर्मली आपको पता है कि हम 300 माइक्रोग्राम जो है देते हैं डोज, ठीक है, जो कि कवर कर लेती है 30 ml फीटल ब्लड को, ठीक है। मान लो अगर 30 ml से ज़्यादा अगर ब्लीडिंग होती है, ठीक है, 30 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, फीटल ब्लीडिंग है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, क्या ये सफिशिएंट रहेगा। देखो 300 माइक्रोग्राम जो है वो सफिशिएंट होता है 300 ml फीटल ब्लड को, आरबीसीज को कवर अप करने के लिए, एंटीबॉडीज बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर 30 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो ये डोज सफिशिएंट नहीं होगी, तो इस डोज को क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। पर कितना बढ़ाएं, तो उसके लिए पहले तो ये टेस्ट करोगे, क्लीहॉर बेडके टेस्ट करना पड़ेगा। उससे हमें पता चलेगा कि कितनी जो है फीटल ब्लीडिंग हुई है, फीटो मैटरनल ब्लीडिंग हुई है, कितना फीटल सेल्स मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करें, जो पता चल जाएगा ना, कि उसके हिसाब से हम डोज बढ़ा देंगे। मैं आपको बता देती हूँ 10 जो है माइक्रोग्राम वो कवर अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 1 ml ब्लड और कवर अप करने के लिए ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 31 ml ब्लीडिंग हुई है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अब 30 के लिए 300 माइक्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल है, तो एक बढ़ गई है, तो इसमें 10 और ऐड कर दो, तो 310 माइक्रोग्राम जो है डोज जो है सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the usual half life? What is the usual half life of एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। एंटी-डी इम्यूनोग्लोबिन की हाफ लाइफ कितनी होती है, हाफ लाइफ सुनेंगे। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, हाफ लाइफ का मतलब है कि कितने समय बाद इसकी क्वांटिटी जो है ब्लड के अंदर जस्ट आधी रह जाएगी, ठीक है, कितने समय बाद जो है ब्लड के अंदर इसकी क्वांटिटी जस्ट आधी रह जाएगी। तो एंटी-डी की जो इनिशियल डोज आपने दी थी, कितने समय बाद वो जो इनिशियल डोज जो थी कितने समय बाद ब्लड के अंदर जस्ट आधी रह जाएगी, तो लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और उसे ही क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
what is the next step if a RH negative pregnant woman is already sensitized? एक RH नेगेटिव वुमेन है जो ऑलरेडी सेंसिटाइज हो गई है, एंटीबॉडीज उसने बनानी शुरू कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी? क्या एंटी डी देना चाहिए? क्या एंटीबॉडी टाइटर को और फीटल कंडीशन को मॉनिटर करना चाहिए? क्या RH टाइपिंग फिर से टेस्ट करना चाहिए RH ब्लड ग्रुप का, या फिर तुरंत डिलीवरी करवा देनी चाहिए? सुनेंगे बात ध्यान से। अगर हमने ये बात डिस्कस की थी कि एक बार एंटीबॉडी डेवलप हो गई तो वो पूरी जिंदगी भर मदर की बॉडी में रहेगी, और एक बार डेवलप होने के बाद एंटी डी देने का कोई सेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वो हम प्रोफाइलैक्टिकली देते थे प्रिवेंशन के लिए कि एंटीबॉडीज डेवलप ही ना हो। तो फिर क्या होगा? डेवलप तो हो चुकी है, अब एंटी डी देने से कोई फायदा नहीं है, दोबारा टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, तुरंत डिलीवरी कराने का भी फायदा नहीं है। मान लो कम वीक है गेस्टेशन पीरियड के, 34 से कम है, तो हम तो डिलीवरी नहीं करवा सकते, ये तो सही सजेशन नहीं है। तो इसका मतलब हमें मॉनिटर करना पड़ेगा एंटीबॉडी टाइटर कि कितनी एंटीबॉडीज डेवलप हुई है मैटरनल सर्कुलेशन में, और फिर लगातार फीटस की कंडीशन को मॉनिटर करना जरूरी है। तो हमारा आंसर जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द मदर इज ऑलरेडी सेंसिटाइज एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, अगर एंटी डी ग्लोबिन बन चुका है, ठीक है, सेंसिटाइज हो चुका है ना, सेंसिटाइज हो चुकी है, तो फिर एंटी डी ग्लोबिन को कितना क्वांटिटी में देना है या क्या करना है? ये बोल रहे हैं कि मदर जो है सेंसिटाइज हो चुकी है, एंटीबॉडीज को डेवलप करना शुरू कर दिया है, अब एंटी डी क्या दें? क्या उसको दुगना कर दें, उसकी डबल करके दे दें? क्या कोई फैक्टर नहीं है एंटी डी का? क्या एंटी डी की डोज को, रोगाम की डोज को बहुत बढ़ा दें, या फिर हर महीने जो है रोगाम को दें? तो क्या है, अभी हमने बोला कि एक बार एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है RH एंटीजन के अगेंस्ट, तो एंटी डी देने का कोई फायदा नहीं है। ये हम प्रिवेंशन के लिए दे रहे थे कि एंटीबॉडीज ना बने। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि एक लिस्ट दी हुई है और दूसरी लिस्ट दी हुई है, और RH इनकॉम्पेबिलिटी के मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के रिगार्डिंग ये लिस्ट दी गई है। अब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, और मैच किए हुए ऑप्शन को इस तरह से दिया हुआ है, उसको करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो क्वेश्चन काफी बड़ा दिख रहा है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, सिंपल है, बहुत इजी है। मैच द कॉलम जो बचपन में हम किया करते थे उसी तरह का है। तो सुनेंगे, लिस्ट 1 में दिया हुआ है RH नेगेटिव मदर एट 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। एक RH नेगेटिव वाली मदर है, 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। तो आपको देखते ही पता चल रहा है RH नेगेटिव वाली मदर है, 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट है, इसमें मदर RH सेंसिटाइज हो सकती है। इसके प्रिवेंशन के लिए हमें रोगाम एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देना पड़ेगा। तो देखेंगे प्रिवेंशन के लिए कहाँ दिया गया है, वो दिया गया है ऑप्शन डी में। ये ऑप्शन जाएगा इधर, यानी कि ए आंसर है इसका कि एंटी डी 300 माइक्रोग्राम IM एज अ प्रोफाइलैक्टिकली, यानी कि प्रिवेंशन के तौर पे हमें 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन पे देना चाहिए। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है RH नेगेटिव मदर विथ अबॉर्शन एट 10 वीक्स। एक RH नेगेटिव मदर है और उसका 10 हफ्ते पे अबॉर्शन हो गया है। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, अगर 12 वीक के अंदर विथ इन 12 वीक के अंदर अबॉर्शन हो रहा है या और कोई सेंसिटाइजिंग इवेंट हो रही है, तो विथ इन 72 आवर्स
हमें जो डोज देनी होती है वो कम ही डोज देनी होती है, दैट इज 50 माइक्रोग्राम। ठीक है, देखिए इस ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, RH नेगेटिव मदर जिसको 10 हफ्ते में अबॉर्शन हुआ है, ऑप्शन 1 दिया हुआ है कि इसको आपको देना है एंटी डी 500 माइक्रोग्राम IM 72 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है, चले देखें सी देखा हुआ है, RH नेगेटिव मदर डिलीवरिंग RH पॉजिटिव बेबी। RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव बच्चे को डिलीवर करी है, तो डेफिनेटली 72 आवर्स के अंदर अंदर हमें उसको क्या देना है, एंटी डी देना है। डोज क्या देनी है, जो प्रोफाइलेक्टिकली दिया था, डिलीवरी के बाद भी हमें वो डोज देना है, दैट इज 300 माइक्रोग्राम IM देना है। ठीक है, तो इसमें आंसर है सी। ठीक है, इसका क्या था, बी। अब लास्ट दिया हुआ है, फीटो मैटरनल हैमरेज ऑफ मोर देन 300 ml फीटल ब्लड, यानी कि मैटरनल और फीटस की ब्लीडिंग हो गई है, फीटल सेल मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर गई है, और कितने अमाउंट में एंटर कर गया, 30 ml से ज़्यादा एंटर किया है। तो हमें पता है फीटल मैटरनल ब्लीडिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला जो हम टेस्ट यूज़ कर रहे थे, वो टेस्ट यूज़ कर रहे थे क्लीफॉर-बेड के टेस्ट। ठीक है, और इस टेस्ट के बाद हमें पता चलेगा कि कितना जो है ब्लड एंटर कर रहा है मैटरनल सर्कुलेशन में, उस हिसाब से हम क्या है डोज को इंक्रीज कर देंगे। तो डी जो जाता है 2 में, यानी कि ये। अब आप ऑप्शन के अंदर देखेंगे कि फर्स्ट जो ए का आंसर है वो 4 कहाँ पर है, 4 है इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में। ठीक है, बी का जो है आंसर है 1, वो कौन से ऑप्शन में, डेफिनेटली यहाँ पर है। सी का आंसर है 3rd वन। ठीक है, और डी का आंसर है क्या, 2। तो इसका मतलब आंसर बी जो है, बी ऑप्शन जो है सही आंसर है। इसको ओवरऑल में एक बार समराइज करके बोल देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई मदर सेंसिटाइज नहीं हुई है तो हमें जो एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन है रोगाम, उसकी डोज कितनी देनी चाहिए। अगर अबॉर्शन हुआ है या कोई ऐसी सेंसिटाइजिंग इवेंट हुई है और वो 12 हफ्ते से कम की प्रेगनेंसी है, तो उसमें डोज देते हैं 50 माइक्रोग्राम IM। लेकिन अगर RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव बच्चे को कैरी कर रही है, अभी तक सेंसिटाइज नहीं हुई है, 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में हम उसको प्रोफाइलैक्टिकली क्या देते हैं, 300 माइक्रोग्राम IM रोगाम देते हैं। और अगर डिलीवर कर गई है तो भी हम क्या करते हैं, विद इन 72 आवर्स क्या है, 300 माइक्रोग्राम IM देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, what should be the action if 72 hours have passed and anti-D was not given। क्या करना चाहिए आपको कि एक RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव बच्चे को कैरी करी है, सेंसिटाइज नहीं हुई है अभी तक, तो क्या है 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको रोगाम यानी कि एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन देना चाहिए। पर किसी कारणवश आप भूल गए या नहीं लग पाई, तो फिर क्या करना चाहिए, अभी भी मौका है, हम 28 डेज के अंदर अंदर भी क्या दे सकते हैं, रोगाम देते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कुछ इम्यूनोग्लोबिन जो है प्रोटेक्शन के लिए अवेलेबल होती है। तो क्या है, विद इन 28 डेज के अंदर अंदर दे देना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर। तो आज के इस क्लास में हमने डिस्कस किया था RH इनकॉम्पेटिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो नेक्स्ट ईयर में आ सकते हैं, जो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है, हम मेहनत में आपका पूरा साथ देंगे। PTS उड़ान टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको ये लेक्चर, आज की क्लास ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगी कि कर्म के कुरुक्षेत्र में न रूप काम आता है, न झूठ काम आता है, न जाति काम आती है, न बाप का नाम काम आता है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। थैंक यू।